तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के अनुसार, मतलब जितना भी इसका मार्केट कैप है उसके अंदर ये नंबर 1 कंपनी आती है इंडिया की। और जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्रुप जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी जबरदस्त है। और ये शेयर जो है पिछले काफी सालों से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। और फ्यूचर के अंदर भी लोग इसका जो टारगेट है 5,000 रुपए के आसपास लगा रहे हैं, मतलब जो इसका शेयर प्राइस है 5,000 रुपए के आसपास जा सकता है। तो क्या वाकई में ऐसा होगा? तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पूरा इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, और ये कहां से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और कहां से इसकी इनकम जनरेट होती है, वो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों रिलायंस कंपनी जो फाउंडेड की गई थी धीरू भाई अंबानी के द्वारा, और अब जो इसके प्रमोटर मतलब जो अब इसके मालिक है वो है मुकेश अंबानी, जो कि उनके बड़े बेटे हैं। और मुकेश अंबानी की अगर होल्डिंग की बात करें तो 50.7% की होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कि बहुत जबरदस्त है। मतलब 50% से ऊपर की होल्डिंग है मुकेश अंबानी के पास। और रिलायंस की खास बात यह है कि इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी जबरदस्त है, जो कि इंडिया के अंदर जो भी डेली बेसिस की जरूरत होती है उसके अंदर इसके ऐसे काफी प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी डेली बेसिस पर जरूरत पड़ती है, और ये इसी के अंदर ही डील करता है। जैसे कि हम सबसे बड़ा एग्जांपल ले ले जियो जो कि टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर है, मतलब हम सिम उसकी यूज करते हैं जियो की। तो इंटरनेट की जरूरत तो सबको पड़ती है, मतलब ये डेली बेसिस की जरूरत है। फिर दोस्तों इसका रिलायंस रिटेल ले लो, रिलायंस डिजिटल ले लो, रिलायंस फ्रेश ले लो, मतलब सब्जी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेकर कपड़ों से लेकर सारी चीजें ये सेल करती है। और इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर आती है। तो दोस्तों आइए और थोड़ा डिटेल के अंदर जान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका रेवेन्यू ब्रेकअप करते हैं, मतलब कहां से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये जितना भी टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है इसके अंदर 50% का जो रेवेन्यू है रिफाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस से आता है। रिफाइनिंग के अंदर क्या है कि दोस्तों जो जामनगर रिफाइनिंग हब है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है, जिसकी जो क्षमता है 1.24 मिलियन बैरल पर डे, मतलब इतना ये तेल जो है रिफाइन करती है पर डे, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और इंडिया के जो 27% ऑयल है यहाँ जामनगर के अंदर रिफाइन होता है। और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वैसलीन वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं, मतलब जो इसको पेट्रोलियम जेली बोलते हैं, और भी काफी सारी जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसमें से 57% जो है ये बाहर एक्सपोर्ट करता है, मतलब विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करता है। और 23 मतलब 23% का खुद यूज लेता है, मतलब जो भी इसकी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वहां पर ये यूज लेता है। और पीछे बचता है जो 18% वो डोमेस्टिक मतलब इंडियन मार्केट के अंदर वो सेल करता है। तो मतलब रिफाइनरी का अलग बिजनेस है, उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उसका अलग बिजनेस है। और इसके अलावा इसके पास अभी 1400 पेट्रोल पंप का नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर। और आगे आने वाले टाइम में ये क्या करेगा, ये भी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला है, मतलब जो इसके पेट्रोल पंप है वहां पर चार्जिंग स्टेशन जो है एस्टेब्लिश करने वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग स्टेशन होते हैं वही। दूसरा जो इसका रेवेन्यू के सोर्स है वो है रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस के अंदर ये लगभग 21% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसके अंदर आता है रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस रिटेल। तो इसके लगभग 11,800 स्टोर्स है इंडिया के अंदर, और ये इंडिया का लार्जेस्ट रिटेलर है बाय रेवेन्यू। तो ये रिलायंस फ्रेश के अंदर क्या है कि फ्रूट है, सब्जियां हैं, और उसके अलावा रिलायंस डिजिटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करता है, और उसके अलावा रिलायंस रिटेल के अंदर और भी कपड़े हैं, फैशन के आइटम हैं, और भी काफी सारी चीजें जो है सेल करता है। तो ये सारी चीजें जो है डेली जरूरत की चीजें हैं, और इनकी डिमांड जो है हमेशा रहती है। और दोस्तों रिलायंस रिटेल का एक अलग से IPO भी आने वाला है, तो इसका भी बेनिफिट हमें मिल सकता है। फिर दोस्तों तीसरा जो इसका बिजनेस सेगमेंट है डिजिटल सर्विस बिजनेस, जिसके अंदर 9% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिसके अंदर आपने रिलायंस जियो का नाम सुना होगा। ये इसका मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है विथ EBITDA मार्जिन ऑफ 33%, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो जियो ही है। और अभी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो 35% के आसपास इसका मार्केट शेयर है जियो का, और 400 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं इसके पास आज की तारीख में, जो कि बहुत जबरदस्त है। मतलब ये लीडिंग कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। 2016 के अंदर लगभग जियो आया था, उसके बाद से ये लीडिंग पोजीशन के अंदर ही है, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और अभी कोविड वाला टाइम था जब इसके ऊपर डेब्ट था, तो इसने क्या है कि जियो की 33% की हिस्सेदारी बेची थी। फेसबुक है, गूगल है, और भी काफी सारी जो कंपनीज हैं उनको 1.5 लाख करोड़ के अंदर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी। अब इसका भी IPO आएगा, तब इसके अंदर मुझे लगता है ऑफर फॉर सेल के अंदर हमें ये शेयर जो है देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों 1% जो रेवेन्यू जनरेट होता है नेटवर्क 18 चैनल वगैरह है इसके, 56 चैनल्स हैं, वायाकॉम स्टूडियोज और इसके अलावा जियो स्टूडियोज वो भी इसके हैं, वहां से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 1% का, मतलब ये मीडिया सेक्टर के अंदर भी है। फिर दोस्तों बचा हुआ जो 20% का रेवेन्यू है वो पेट्रोकेमिकल्स और इसके अलावा ऑयल एंड गैस से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब अगर इसका सेक्टर देखें तो सारे सेक्टर्स के अंदर रिलायंस जो है फैला हुआ है, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब जो डेली बेसिस की जरूरतें होती है उसके अंदर रिलायंस काफी ज्यादा है, तो ये क्या इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, जिससे इससे क्या है कि आने वाले टाइम में हमेशा इसकी डिमांड रहेगी।
स्पेशली जो रिलायंस रिटेल है और जियो है, ये दोनों कंपनीज मुझे बहुत जबरदस्त नजर आ रही हैं और फ्यूचर के अंदर इनके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको ये एक्सपेंड भी बहुत ज्यादा कर रही है। फिर दोस्तों टिकट टैप पर अगर इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं तो इसका अगर मार्केट कैप अगर देखते हैं तो लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप आता है और ये नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार आज की तारीख में। और दोस्तों इसकी और भी सारी डिटेल्स है वो आपको टिकट टैप पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों टिकट टैप जो है बहुत ही शानदार ऐप है जहां पर आप खुद से अपना अगर शेयर एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहां पर कर सकते हैं। यहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, पी रेशियो और इसके प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग कितनी है, FIIs की होल्डिंग कितनी है, ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर टिकट टैप पर आपको जानने को मिल जाएगी। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो देखिए दोस्तों अब टिकट टैप पर इसका मैक्सिमम अगर चार्ट देखते हैं तो ये लोएस्ट जो गया है लगभग 38.19 रुपए पर, मतलब अगर 20, 22, 23 सालों का अगर देखते हैं तो ये लोएस्ट गया है 38.19 रुपए पर और हाईएस्ट गया है 2856 रुपए पर। इस हिसाब से भी अगर इसका रिटर्न देखें तो 74-75 गुना के आसपास इसने रिटर्न बना के दिए हैं लगभग 22-23 साल के अंदर। तो जिसने भी 1 लाख रुपए 22-23 साल पहले इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे उसके लगभग अभी 74 लाख 75 लाख रुपए जैसे हो चुके हैं आज की तारीख में, जो कि बहुत जबरदस्त रिटर्न है। फिर दोस्तों टिकट टैप पर इसका और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वगैरह देखते हैं तो इसकी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है FD रिटर्न से काफी बढ़िया रिटर्न बना के दी है इसने। और इसका जो डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा कम है और अभी ये शेयर जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है, मतलब अभी इसको हम खरीद सकते हैं। और दोस्तों कोई भी एंट्री बनाए तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके एंट्री बनाए, मतलब 10% 20% अमाउंट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इसकी प्राइस जो है 2600-2700 रुपए के आसपास चल रही है। और दोस्तों कोई भी रेड फ्लैग नहीं है ASM और GSM की लिस्ट के अंदर, ये इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अगर आप प्रो सब्सक्राइबर हैं, मतलब टिकट के प्रो सब्सक्राइबर हैं, तो और ज्यादा आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है, इसका ग्रोथ स्कोर वगैरह कैसा है, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं अगर आप प्रो सब्सक्राइबर हैं। फिर दोस्तों अगर इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 29.36 का चल रहा है और इसके जो सेक्टर का पी है 13.85 का। तो अपने सेक्टर के शेयर से थोड़ा सा ये शेयर जो है महंगा चल रहा है। महंगा होने का कारण भी दोस्तों लीडिंग पोजीशन है और दोस्तों जिस भी सेक्टर के अंदर काम करती है उसमें लगभग ये लीडिंग पोजीशन के अंदर है, तो अपने सेक्टर वाली कंपनी से महंगा होना वाजिब है। फिर दोस्तों टिकट टैप पर इसके अगर फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं, मतलब साल दर साल इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर देखते हैं, इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट का बहुत जबरदस्त है 2019 से लेकर 2022 के बीच में। और 2022 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 7.18 लाख करोड़ रुपए का, जो कि बहुत जबरदस्त है। और इसका जो प्रॉफिट है 2022 के अंदर टैक्स वगैरह काटने के बाद लगभग 61,000 करोड़ रुपए। तो ये सारी जानकारी आपको टिकट टैप पर देखने को मिल जाएगी। और इसके ऊपर डेप मतलब आज की तारीख में जो उधारी है लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए की। फिर दोस्तों इसका होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 50.7% की। तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है, मतलब 50% के ऊपर की प्रमोटर की होल्डिंग है। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड, FIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स की भी इसके अंदर होल्डिंग है। और दोस्तों अगर आप डिटेल के अंदर और ज्यादा देखना चाहते हैं तो मतलब हर महीने म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग कितनी बड़ी है, FIIs की होल्डिंग कितनी बड़ी है, तो आप इसका प्रो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, वहां पर उसके अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल बिजनेस और इसके अगर सारे फैक्टर्स वगैरह देखते हैं तो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत बढ़िया नजर आ रही है। और दोस्तों इसके और IPOs भी आने वाले हैं, रिलायंस रिटेल का IPO, रिलायंस जियो का IPO, तो ये भी इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल मतलब प्लस पॉइंट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त है, मतलब ये जिस जिस सेगमेंट के अंदर बिजनेस करती है वो डिमांडिंग सेक्टर है, डेली बेसिस की जरूरत वाले सेक्टर है और इसकी डिमांड जो है सदाबहार है, हमेशा इनकी डिमांड रहती है। और ये जिस भी सेक्टर के अंदर काम करती है लगभग उसके अंदर ये लीडिंग पोजीशन पर है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर उसके अंदर जियो लीडिंग पोजीशन के अंदर है, रिलायंस रिटेल जो कि रिटेल बिजनेस के अंदर ये लीडिंग पोजीशन पर है, और भी काफी सारे सेक्टर्स जैसे पेट्रोलियम है उसके अंदर ये लीडिंग पोजीशन पर है, जो इसको कंपनी को बहुत खास बनाता है। उसके अलावा ये लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी होने के कारण क्या है कि रिस्क बहुत कम है। अभी ऐसा वॉलेटाइल मार्केट है, इसके अंदर क्या है कि लार्ज कैप जो शेयर हैं वो बहुत कम गिरते हैं, बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो है वो ज्यादा गिरते हैं। लार्ज कैप शेयर जो है वो स्थिर रहते हैं, मतलब ज्यादा गिरावट उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब जब भी मार्केट वॉलेटाइल वगैरह होता है तो इसके अंदर ज्यादा गिरावट नहीं होती है, तो इसका आपको सेफ स्टॉक मान सकते हैं। और काफी लोग जो इसका टारगेट है 5,000 बता रहे थे, तो ये पूरा दमखम रखता है 5,000 टारगेट पाने का। और दोस्तों अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा, मतलब हमारे पैसे भी सेफ रहेंगे और हमें थोड़ा थोड़ा रिटर्न भी अच्छा मिलता रहेगा, मतलब डूबने का खतरा जो है इसके अंदर सबसे कम है। और दोस्तों अगर आपको इसके अंदर एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है आप 10% 20% अमाउंट इन्वेस्ट करके एंट्री बना सकते हैं। मतलब आपका लाख रुपए का टारगेट है तो आप 10,000 रुपए 20,000 रुपए करके धीरे धीरे करके एंट्री बनाएं, मतलब फिर गिरता है तो थोड़ा और लें, थोड़ा और गिरता है तो थोड़ा और लें। और मुझे लगता है अगर आप इसके अंदर एंट्री बनाएं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाएं, मतलब तो क्या है कि इसके अंदर आपको कमाने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे और ये सेफ स्टॉक है और ये हमेशा रिटर्न बना के देगा। लार्ज कैप होने के कारण क्या है कि इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है, पर क्या है कि रिस्क बिल्कुल कम होती है।
तो दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद किन किन लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर इंटरेस्ट आया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।